नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम में स्वागत है। और आज हम उत्तर प्रदेश के हाथरस लोकसभा सीट के सफरनामे को लेकर के चर्चा करेंगे और तमाम बातें जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाथरस लोकसभा का जो सफर है वो किस तरीके का है। और हम यहाँ पर सीधे शुरू करते हैं क्योंकि हाथरस लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर 7 मई को मतदान होने और उसकी तैयारियाँ जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। सभी लोग जो है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं और अलग अलग स्टार प्रचारक जो है वो लगातार हाथरस लोकसभा सीट पर जाकर के अपने प्रचार प्रसार जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक जिला है और शहर है। इस जिले का मुख्यालय भी यही है और ये अलीगढ़ मंडल का यहाँ पर एक हिस्सा है। बीच में कुछ वक्त के लिए इसका नामकरण महिमानगर कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो 1840 वर्ग किलोमीटर है। हाथरस जिले का एक लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आपको बता दें कि इस जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और यहाँ पर साथ ही साथ 2011 की जनगणना के आंकड़े के मुताबिक हाथरस की जनसंख्या लगभग 16 लाख है। हाथरस की 71.59% जनसंख्या साक्ष्य है। और आपको बता दें कि पूरी जनसंख्या है वो 71.59% है। आप जिसमें से पुरुषों की संख्या जो है वो 82.38% है और वहीं महिला जो है वो उनका दर 59.23% बताया जाता है। आपको बता दें कि हाथरस जिले का गठन 3 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले के हिस्से में मिलाकर किया गया था। आपको बता दें कि मायावती सरकार में इस जिले का नाम गौतम बुद्ध की माता के नाम पर माया रख दिया गया था। साल 2012 में इसे फिर से हाथरस कर दिया गया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के खास हाथरस संसदीय सीट पर पिछले 2 दशक से यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का पर्चा लहराते हुए नजर आ रहा है। यहाँ मुस्लिम गट और साथ ही साथ वोटर बहुमत क्षेत्र माना जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी की कोशिश सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने का है। हाथरस सुरक्षित लोकसभा सीट पर बीजेपी के राजवीर और साथ ही साथ सपा पार्टी के रामजी लाल की बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो है इन दोनों के बीच देखने को मिलता है। आपको बता दें कि पिछले चुनावी आंकड़े के अनुसार इस यहाँ पर करीब 17 लाख से अधिक मतदाता है और इसमें से करीब 9.6 लाख पुरुष वोटर हैं और 7.8 लाख महिला वोटर्स है। 2014 के जनादेश की अगर बात करेंगे तो 2014 में बीजेपी के राजेश कुमार दिवाकर को यहाँ पर 5,44,277 वोट मिले थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं बसपा के मनोज कुमार सोनी को 2,17,891 वोट मिले थे। वहीं आपको बता दें कि वो दूसरे स्थान पर रहते। सपा के रामजी लाल सुमन को यहाँ पर 1,80,891 वोटों के साथ वो तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं अगर हम लोग 2019 के जनादेश की बात करेंगे तो बीजेपी के राजवीर दिलेर ने यहाँ पर 6,44,299 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी और सपा के लालजी राम सुमन को 4,24,891 वोटों के साथ वो दूसरे स्थान पर रहते। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पर 23,926 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहते। 2024 की अगर बात करेंगे तो 2024 को बारे में बताते हुए आपको बता दें कि हाथरस के 3 और अलीगढ़ के 2 विधानसभा क्षेत्र वाले हाथरस लोकसभा सीट बाहरी प्रत्याशी को सुहा रही है। आपको बता दें कि भाजपा यहां से अपने सांसद राजवीर सिंह दिलबर का टिकट काटकर अलीगढ़ की
खैर सीट के विधायक और योगी सरकार के राजस्व राज्य मंत्री अनूप को अपना प्रत्याशी बनाया है। उन पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहे, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि वहीं भाजपा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को यहां पर प्रत्याशी के रूप में उतारा है। हेम बाबू धनगर को यहां पर बसपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वहीं सपा ने भी अपने प्रत्याशी को यहां पर उतारा है, जसवीर को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा और उन पर अपना भरोसा जताया है। और आपको अब हम पूरी जानकारी जो है वो हमारे सहयोगी सतेंद्र देंगे, आखिर इस लोकसभा सीट को लेकर के उनके पास क्या कुछ जानकारियां। सतेंद्र, हम जानना चाहेंगे फिलहाल ये जो हाथरस लोकसभा सीट है ये काफी चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे हुए थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। सतेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ समीकरण जो है वो हाथरस में बनते हैं? सतेंद्र, देखिए पूजा, हाथरस जो लोकसभा सीट है वो जो राम मंदिर का विध्वंसी जो चला था, उस आंदोलन हुआ था, तब से ही भाजपा जो है हाथरस की सीट पर भारी रही है। और 1991 जब ये पूरा घटनाक्रम देखा गया था राम मंदिर वाला, तब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2009 में जरूर ये सीट रालोद के पास चली गई थी, हालांकि उस समय भी रालोद भाजपा के साथ में ही थी। ऐसा ये 1991 से लगातार देखा गया और इस सीट पर भाजपा का लगातार कब्जा रहा। ये सीट आरक्षित है एससी कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ का जो, हालांकि रालोद भाजपा के साथ रही है, तो इसको लेकर के भी गठबंधन के साथ ये सीट जीती थी 2009 में। मौजूदा सांसद राजवीर सिंह दिलेर के पिता किशन लाल दिलेर यहाँ से लगातार 4 बार सांसद रहे हैं। हालांकि इस बार भाजपा ने मौजूदा सांसद राजवीर सिंह दिलेर को टिकट नहीं दिया है, उनकी जगह अनूप वाल्मीकि को वहां पर उतारा गया है एससी समीकरण को साधने के लिए। और इसी के साथ सपा की तरफ से रामपुर मनिहार के प्रभारी जसवीर वाल्मीकि को मौका दिया है। यहाँ दोनों इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है दोनों वाल्मीकि हैं, क्योंकि ये सीट एससी कैंडिडेट के लिए है, सुरक्षित सीट है। यही कारण है कि दोनों आमने सामने समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बसपा ने हेम बाबू धनगर पर दांव लगाया है। राम मंदिर आंदोलन आंदोलन वाले वर्ष 1991 में भाजपा से डॉक्टर लाल बहादुर रावल चुनाव जीते थे। वर्ष 1996 में, 1998 में, 1999 और 2004 में लगातार किशन लाल दिलेर जो है चुनाव जीते। वर्ष 2014 में राजेश दिवाकर और फिर 2019 में जसवीर दिलेर यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। ये वही हाथरस की सीट है जहां पर लगातार इस खानदान का कब्जा रहा, भाजपा का कब्जा रहा। हाथरस जिले का जो गठन है वो 3 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले के हिस्से को मिलाकर किया गया था। मायावती सरकार में जिले का नाम गौतम बुद्ध की माता के नाम पर महामाया रखा गया था। साल 2012 में दोबारा इसे हाथरस कर दिया गया। हाथरस सुरक्षित सीट पर हमेशा भाजपा का दबदबा बड़े बहुमत के साथ रहा है। अब तक कुल 15 चुनावों में 7 बार भाजपा जीती है। 2009 में भाजपा गठबंधन के साथ रालोद के प्रत्याशी वहां पर जो है जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस के 4 बार सांसद हाथरस लोकसभा सीट से बने हैं। 2 बार जनता पार्टी और 1 बार जनता दल के प्रत्याशी ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की है। ये सीट जो है, यहाँ का जो समीकरण है, जाति समीकरण पूजा अगर बात कर ले तो ये सीट मुस्लिम जाट वोटर बहुल क्षेत्र है। मुस्लिमों का वोटर, जाट का और यहाँ के इसी समीकरण पर कोरी समाज के लोगों का भी यहाँ पर समीकरण देखा गया है। लोकसभा सीट का अच्छा खासा प्रभाव पिछले चुनावी आंकड़ों के अनुसार यहाँ करीब 17 लाख से अधिक मतदाता इस बार भी हैं। इसमें से करीब 9.6 लाख पुरुष वोटर हैं और 7.8 लाख महिला मतदाता हैं। हाथरस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। छर्रा, इगलास, हाथरस, सादाबाद और सिकंदरा राव आती है। 4 सीटों पर भाजपा और सादाबाद सीट पर रालोद का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजवीर दिलेर ने 6,84,299 वोट
हासिल कर जीत दर्ज की थी। सपा के राम जी लाल सुमन को 4,24,091 वोट मिले थे। कांग्रेस के त्रिलोकी राम केवल 23,926 वोट हासिल कर पाए थे। इससे पहले 2014 में बीजेपी के राजेश कुमार दिवाकर 5,44,277 वोट हासिल करके जीते थे। तब बसपा के मनोज कुमार सोनी 2,17,891 वोटों के साथ दूसरे और सपा के रामजी सुमन 1,80,891 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे समीकरण पूजा ये शुरू से ही रहे हैं। यहाँ की जो सीट का जो सफरनामा रहा है, इसमें तमाम जो सफर रहा है 91 के बाद से लगातार भाजपा वहां पर रही है। 2009 में भले ही रालोद ने वहां पर बाजी मारी, लेकिन उस समय भी भाजपा का गठबंधन था। कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का जो आंदोलन था 1991 में छिड़ा, यहाँ भाजपा को समझिए ये बड़ा मुद्दा मिला, जिससे यहाँ पर भाजपा लगातार जीतती आई। हालांकि वहां जो वर्तमान सांसद उनका टिकट यहाँ पर काट दिया गया है। दूसरे प्रत्याशी को वाल्मीकि को यहाँ मौका दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने भी वाल्मीकि कैंडिडेट उतारा है। बसपा ने भी वहां पर इसी तरीके के प्रत्याशी उतारे हैं। और यहाँ के जो समीकरण है वो भी इसी तरीके, क्योंकि जाट वोट यहाँ पर ज्यादा है और एससी वोट बहुत है, कोरी समाज के वोट बहुत है। इन सभी को साधने के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस सीट पर बड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि ये सीट जो है ऐसी समीकरण जिसकी तरफ होता है वही जीतता है। और ये सीट भी जो है कहीं ना कहीं ऐसी आरक्षित सीट है। तो इस वजह से जो प्रत्याशी हैं दोनों ही नहीं, हम तीनों पार्टियों के कैंडिडेट को कहेंगे, तीनों एससी हैं। और ऐसे में जो वोटिंग समीकरण एससी का है वो तीनों पर थोड़ा बहुत जाएगा। बाकी जाट और मुस्लिम जो वोट है वो जिसकी तरफ पूरी तरीके से चला जाएगा, समझिए यहाँ से हाथरस से उसकी जीत होगी। पूजा, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरे 5 विधानसभा से बना हुआ एक लोकसभा सीट है, यहाँ का आखिर समीकरण क्या कहता है? यहाँ पर किसके विधायक जो है वो सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। और उसकी वजह से कितना ज्यादा इफेक्ट जो है वो लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है? सत्येंद्र, देखिए यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है और 1 सीट पर अन्य का कब्जा है। तो ऐसे में जब वर्तमान में वहां विधायक भाजपा के ज्यादा हैं, तो ये तो विशेष तौर पर देखा जाएगा पूजा कि कहीं ना कहीं जिसकी सरकार होती है सत्ता में, उसी के साथ ज्यादा वोटर जाता है, ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन समीकरण को साधने के लिए वहां लोकल के प्रत्याशी हैं, और लोकल के प्रत्याशियों का दमखम भी कितना है इस पर भी कहीं ना कहीं गौर किया जाता है। क्योंकि विधानसभा से जो जुड़े हुए जो नेता होते हैं, उनके साथ में जो उनके समर्थक होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभाव तो जरूर डालते हैं। लेकिन लोकल प्रत्याशी होने के साथ अगर मजबूत प्रत्याशी अगर हो जाते हैं तो ये चीजें कम मायना करती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता कुछ और मुद्दे अपने बना के रखती है और विधानसभा चुनाव में अलग। फिलहाल इसमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर सत्ता पक्ष के लोगों को मिलेगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूजा यहाँ जो है बढ़त मिल सकती है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो समीकरण के तौर पर अगर देखें तो मुस्लिम समीकरण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यही हाथरस जो इलाका है, यहाँ पर एक पिछले दिनों मामला भी हम लोगों को देखने को मिला था और उसके बाद से ही ये काफ़ी चर्चा में आया था। तो क्या उस मामले की वजह से भी यहाँ पर चुनाव के दौरान कुछ इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा? सत्येंद्र, देखिए लोकल मुद्दे, मुझे लगता है जब नेशनल इलेक्शन होता है, मतलब आम चुनाव होते हैं, तो ऐसे में लोकल मुद्दे मुझे जो है लगता है कि ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन ये तो सबको पता है कि जो चुनाव हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर हो रहा है। धर्म विशेष की राजनीति तो सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन ऐसे में जिसकी संख्या ज्यादा है उस तरीके से वो जहां आप जिस प्रत्याशी को वोट करता है, क्योंकि वहां कोई मुस्लिम कैंडिडेट तो है नहीं, तो ऐसे में वहां के मुसलमानों पर भी कोई विकल्प नहीं है कि वो किसको वोट करता है। लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी और आपका कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों का वोट ज्यादा दिखेगा। लोकल मुद्दे अगर प्रभावी होते हैं, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं अगर चुनाव में कोई फर्क पड़ता है तो इस मुद्दे से प्रभावित होकर के वहां का मुसलमान जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ज्यादा वोट करेगा, मतलब ज्यादा पसंद करेगा।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास के साथ काम कर रही है, तो कुछ वोट जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा पूजा। लेकिन वो जो आप बता रही कि उन मुद्दों को लेकर के अगर फर्क पड़ता है तो समझ लीजिए, तो साफ है कि मुस्लिम वोटर जो है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पास ही कहीं ना कहीं उसको ही विकल्प के रूप में चुनेगा। सत्येंद्र, एक सवाल है कि 2014 और 2019 के उस वोटिंग परसेंटेज को आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या कुछ वो वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला था, क्योंकि पिछले 2 दशक की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो 2 दशक यानी कि मोदी लहर के दौरान बीजेपी का दबदबा इस चीज पर देखने को मिला था। और यहाँ इस 2014 और 2019 के उस जीत के अंतर को भी जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या कुछ समीकरण बने थे और किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज वहां पर बढ़ा था। सत्येंद्र, 2014 में रजनीश कुमार दिवाकर वहां से जीते थे और विजेता पार्टी के रूप में जो उनको वोट मिले थे वो 51.9% मिले थे। जीत का अंतर जो अगर हम बात कर ले तो 31.1% था। 2019 में राजीव दिलेर बीजेपी से जीते थे, इनको जो वोटिंग परसेंटेज मिला था 59.5% मिला था। जीत का जो अंतर था 22.6% था। ये समीकरण 2019 और 14 में आप पूजा देखे गए थे। एक सवाल है कि जब यहाँ पर विजेता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2000 अगर हम लोग 14 की बात करेंगे तो उस दौरान उन्हें 51.9% वोट मिले थे और 2019 में उन्हें 59.5% वोट मिले थे। लेकिन जीत का अंतर जो है वो यहाँ पर हम लोगों को 2019 में घटता हुआ नजर आया, चूंकि 2014 में जहाँ जीत का अंतर 31.1% था तो वहीं दूसरी ओर जीत का अंतर 2019 में घट करके 22.6% हो गया। आखिर इसके पीछे की कारण क्या कुछ हो सकते हैं? ज्यादा वोट यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को जरूर बढ़ता हुआ दिखा था, लेकिन जीत का अंतर काफी कम हो गया था। सत्येंद्र, देखिए, जहां बीजेपी को इस दौरान वोटिंग परसेंटेज ज्यादा मिला तो वो आप ये भी अंदाजा लगा सकती हैं कि वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा रहा होगा। और जब भी कोई रूलिंग पार्टी सत्ता में होती है और अगर उसको कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है तो रूलिंग पार्टी को ही नुकसान होता है, मतलब सत्ता पक्ष की। भले ही प्रचार ज्यादा हो रहा हो कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लेकिन अंदर की आत्मा से रूलिंग पार्टियां कभी नहीं चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और यही कारण होता है कि वोटिंग परसेंटेज तो ज्यादा पा लेती हैं लेकिन उनके खिलाफ में भी वोट ज्यादा होते हैं। और यही होता है कि जीत का अंतर परसेंटेज में पूजा कम दिखाई देता है। ये सारे कारण जो है 14 और 19 के बाद जो समीकरण आए वो यही थे। इनकी जीत का जो अंतर लगभग 10% कम हो गया। तो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टियां जो चाहती ही नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, भले ही निर्वाचन आयोग लगातार अपील करता हो, लेकिन जो सत्ता पक्ष की पार्टियां वो अपने अंदर की आत्मा से यही चाहती हैं कम वोटिंग हो और हमारे पक्ष में अधिक परसेंटेज हो। जब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा तो जो रूलिंग पार्टियां उनकी जीत का आंकड़ा लगातार घटता आया है और ये घटेगा भी। पूजा, समीकरण क्या कह रहा है सत्येंद्र? क्योंकि अगर जीत का अंतर 2019 में घटा है तो क्या 2024 में भी कुछ उसी तरीके के परिणाम हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं? क्या कुछ वहां की अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति है सत्येंद्र? तो कैंडिडेट वाल्मीकि हैं इंडिया गठबंधन का भी और भाजपा का भी, तो ऐसे में बहन जी भी वहां पर लगातार एससी वोटरों को जो है कहीं ना कहीं मनाने के उसमें लगी हैं। लेकिन एससी मतलब सीट जो है ये सुरक्षित है, इस वजह से बहन जी का जो कार्ड है वो वहां पर कामयाब नहीं होगा। लेकिन टक्कर अगर होगी तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की और समाजवाद और आपका भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, इन दोनों की टक्कर होगी। वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा वहां मतदान ज्यादा प्रतिशत में होता है तो समझिए अगर भाजपा वहां से जीत भी जाती है तो परसेंटेज वहां का और समझिए कि 10% रह जाएगा मुश्किल से, नहीं तो कांटे की टक्कर आप पूजा वहां देखी जाएगी। क्योंकि दोनों कैंडिडेट जो हैं वाल्मीकि समाज के से आते हैं और वहां के लोकल मुद्दों का अगर प्रभाव पड़ा तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में तमाम मुसलमान खड़ा दिखेगा। और यही समीकरण वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएगा। और वोटिंग परसेंटेज जहां भी बढ़ती है वहां सत्ता पक्ष के लोगों के जो जीत के प्रतिशत होते हैं वो पक्का कम हो जाते हैं। ये अक्सर और अधिकतर देखा गया है। पूजा,
जी हाँ सत्येंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए, क्योंकि अब आपको बता दें कि 7 मई को हाथरस लोकसभा सीट पर मतदान होने और उसके लिए सभी स्टार प्रचारक जो हैं वो एक एक कर हाथरस पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को जनता के बीच रखते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से 2014 और 2019 में जीत का अंतर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला, जहाँ 2014 में 31.1% वोटों से जीत बीजेपी ने हासिल की थी, वहीं 2019 में यहां पर 22.6% वोट का आंकड़ा देखने को मिला। जीत का अंतर देखने को मिला दोनों में, या दोनों की अगर बात करेंगे तो 2019 में जीत का अंतर जरूर घटता हुआ नजर आया है। अब देखने वाली बात होगी कि 7 मई को जब जनता वोट करेगी तो उस दौरान वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ निकल करके आते हैं, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब उस दौरान क्या कुछ निकलता है, क्या एक बार फिर से बीजेपी यहां पर बाजी मारती है या नहीं। फिलहाल इस खास खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।